अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 10th क्लास साइंस ग्रुप का मैथमेटिक्स जिसका चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे थे। उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी हुई थी वो बेसिकली हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तीसरा मेथड है उसके मुताबिक हमने सॉल्व करनी थी, जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, उसमें इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने ब्रीफली अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली है क्या है, और उसमें हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि ए बी एंड सी की वैल्यू हमें रिक्वायर होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से कैसे हमें हासिल होनी है। ठीक है, तो और इसके अलावा मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था एक्सरसाइज का। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि इसके आगे मज़ीद उसी से रिलेटेड यानी उसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन अगर आपने अच्छे तरीके से अटेंटिवली देख लिया है तो सेकंड वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन, 5 वाला एंड 6 वाला, ये आपके क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसमें से मैं कोशिश करूंगा कि आपको 6 वाला क्वेश्चन करवाऊं। ठीक है, जिसमें से जो आपने खुद करना है वो सेकंड वाला क्वेश्चन करना है, और उसके बाद 4 वाला करना है और 5 वाला क्वेश्चन, सेकंड, फोर्थ एंड 5 वाला क्वेश्चन आपने खुद ही करना है। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। फिलहाल जो क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का 3 वाला क्वेश्चन है वो मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि ये भी क्वेश्चन इन्हीं जो क्वेश्चन जो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ उन्हीं के मुताबिक है, उन्हीं की तरह का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है कि हमारे पास जरा कोएफिशिएंट है, जरा अंडर रूट में दे दिए, स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ गई हैं बीच में, तो करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन करना आपने इस भी क्वेश्चन को उन्हीं तरीके से है, यानी कि जो आपका तरीक़ेकार इन 6 क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे बिल्कुल उसी तरीके के मुताबिक भी आपने यह क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, जो वेरी थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और हम ये जो जितनी भी नीचे इस एक्सरसाइज में इक्वेशंस दी गई हैं तमाम को अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन हम वो करने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफ़ा क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेता हूँ दोबारा से, जो कि इधर थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमेशा उस वेरिएबल के इक्वल रखना है जो कि इस क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि आपको अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें वेरिएबल x इस्तेमाल हो रहा है, इट मीन्स कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आप लिखोगे वो भी किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इधर जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने लगे वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को अगर हम देखें तो हमारे पास a, b एंड c 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज जो कि आपको नजर आती हैं, वो हमें बेसिकली कहाँ से हासिल होनी है, वो आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप सॉल्व कर रहे हो उसी के अंदर से आपको a की वैल्यू भी मिल जानी है, b की वैल्यू भी मिल जानी है और c की वैल्यू भी मिल जानी है। वही वैल्यूज आपने इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है और जस्ट आपने इस फैक्टर को सॉल्व कर देना। ठीक है, तरीकेकार कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, तो पहले 6 सवाल फिर मैंने पहले भी मेंशन किया कि बिल्कुल सेम है, जिसमें से सेकंड वाला, फोर्थ वाला और 5 वाला आपने खुद ही करना है, थर्ड वाला मैं करवा रहा हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे अगले लेक्चर में अगर टाइम मिला तो मैं 6 वाला भी करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन को फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने a, b और c की वैल्यू निकालनी है, उसको तलाश करना है, उसको देखना है और वही वैल्यूज आपने इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी तरफ आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमारे पास सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म आती है, फिर x वाली टर्म आती है और इन द एंड हमारे पास बगैर x वाली, जिसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, वो आती हैं। ठीक है, अब उसके मुताबिक उसको अरेंज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, जैसे कि अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले कौन सी टर्म्स होती हैं, x स्क्वायर वाली टर्म होती हैं, फिर उसके बाद हमारे पास x वाली टर्म आती हैं, फिर उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट टर्म आती हैं। लेकिन कांस्टेंट टर्म इस वक्त हमारे पास जो है वो इक्वल के उस तरफ मौजूद है, हालांकि उसको इक्वल के इस तरफ x के बाद होना चाहिए था। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके मुताबिक इस इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे। जब हम अरेंज कर लेंगे फिर उसके बाद हम a, b एंड c की वैल्यू को इसके अंदर से सेपरेट करेंगे, जो कि आप इसके अंदर पुट करेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके मुताबिक उसको अरेंज कर लेते हैं, जो कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, जो कि ऑलरेडी पहले मौजूद है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, और उसके बाद हमारे पास एक्स वाली टर्म आती है, जो कि सेकेंडली हमारे पास इधर मौजूद है, और उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट टर्म आती हैं जिनके साथ वेरिएबल एक्स नहीं लगा हुआ, जो कि इक्वल के उस तरफ मौजूद है, जो कि आपको नजर आ रहा है 4 स्क्वायर रूट 3। अब इसके लेफ्ट पे कोई साइन नहीं है तो अंडरस्टूड बात है, प्लस साइन है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल के इस तरफ आएगा, क्योंकि एक्स के बाद उसको आपने लिखना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके बाद वेरिएबल एक्स के बाद हमारे पास कांस्टेंट टर्म आती हैं, तो क्यों फिर इसलिए इस जो वैल्यू को इक्वल के उस तरफ कांस्टेंट वैल्यू है उसको शिफ्ट इस तरफ करना पड़ेगा। प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, -4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल के। अब ये वैल्यू चूंकि इक्वल के इस तरफ आ चुकी है तो इधर कुछ भी नहीं बचा, जब कुछ नहीं होता तो इधर क्या लिखेंगे हम, 0। ठीक है, ये हमारे पास जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके मुताबिक उसको अरेंज कर लिया। ठीक है, जिसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म, और इन दैट हमारे पास जो बगैर एक्स वाली टर्म है जिसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं वो लिखी गई है। ठीक है, अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से हम a की वैल्यू भी सेपरेट करते हैं, b की और c की वैल्यू भी। अब इससे पिछला लेक्चर अगर आपने अच्छे तरीके से अटेंटिवली सुना है तो आपको पता होगा कि a की वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है, b की भी कहाँ से मिलती है और c की भी कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो उसी को मैं अब मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। यानी अब इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको क्या नजर आ रहा है, स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। इसी तरह जब आप b की वैल्यू पे आते हो तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चूंकि a के इक्वल है तो नेक्स्ट x की वैल्यू आती है, तो x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो x के लेफ्ट पे कोई कोएफिशिएंट नहीं नजर आ रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी कोएफिशिएंट ना हो तो क्या होता है, 1 कोएफिशिएंट होता है। ये अंडरस्टूड बात है, और ये 9 क्लास का कोर्स अगर आपने पढ़ा है, यानी कि आपकी अगर ग्रिप 9 क्लास में अच्छे तरीके से है, तो ये छोटी मोटी बातें जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स में आती हैं ये आपके लिए कोई टेंशन का बायस नहीं बनेगी। यानी कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई पावर ना हो तो 1 होती है, जब कोई कोएफिशिएंट ना हो तो 1 होता है, जब लेफ्ट पे कोई साइन ना हो तो क्या होती है, प्लस होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है, और ये क्लियर होने चाहिए आपके। इसको बार बार मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ जस्ट यही मकसद रख के कि अगर कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन आपके जहन में पैदा हो तो वो पहले से क्लियर हो चुकी हो। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो एक्स के लेफ्ट पे कोएफिशिएंट आपको नहीं नजर आ रहा वो बेसिकली किसके इक्वल है, 1 के। इसका मतलब है एक्स के लेफ्ट पे 1 है, तो आपका एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो किसके इक्वल होता है, b के इक्वल होता है। तो b किसके इक्वल आ गया, हमारा 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, a की वैल्यू भी मिल गई आपको, b की वैल्यू भी मिल गई, और इन दैट हमारे पास c की वैल्यू होती है। और c की वैल्यू आपको पता है कि आपके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, यानी कि जो बगैर वेरिएबल की होती है, यानी जिसके साथ x नहीं लगा हुआ, तो वो आपको -4 स्क्वायर रूट 3 नजर आ रही है, तो वो आपकी किसके इक्वल होती है, c के। यानी जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बगैर x वाली वैल्यू जो होती है वो c के इक्वल होती है। तो c किसके इक्वल आ गया आपका, -4 स्क्वायर रूट 3। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज आपको चाहिए थी, जिसमें हमारे पास एक a की थी, एक b की थी और एक c की थी, वो हमने बीच में से सेपरेट कर लिए। अब जस्ट आपने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने पहले लिख दिया था उसके अंदर हम पुट कर देंगे। अब ये जो फार्मूला है ये भी आपको जुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो मैंने क्वेश्चन कहे हैं करने के लिए खुद घर में नोटबुक में अपनी, अगर आप वो 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फार्मूला जुबानी याद हो जाएगा। ठीक है, जुबानी याद होगा तो फिर ही आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब हमारे पास इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए जो 3 वैल्यूज दरकार थी, जिसमें से a, b और c की, वो हमने सेपरेट कर ली है। अब इस फार्मूले के अंदर इसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू, सबसे पहले हम -b, तो माइनस वैसे ही रहेगा एज इट इज,
और b किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो b की जगह क्या आ जाएगा 1। आगे प्लस माइनस वैसे ही रहेगा, b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है तो b की जगह क्या आ जाएगा 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। आ गया -4a एंड c, 4a और c आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -4a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपको नजर आ रही है √3, a की जगह √3 लगा लेंगे। और इसी तरह हमारे पास a के बाद c आ रहा है, c किसके इक्वल है -4 √3, तो c की जगह क्या आ जाएगा -4 √3। इस पूरी टर्म के ऊपर क्या है √2a है, तो a किसके इक्वल है √3 के। अब इसमें एक चीज मेंशन करना चाह रहा हूं, हालांकि आपकी मुझे पता है क्लियर होगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे बीच में होते हैं कि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा मसला होता है, तो उनके लिए मैं ज़रा बताना चाह रहा हूँ कि आप अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने नहीं करना है ऐसी चीज़, कभी भी कोई भी सिंपल रियल नंबर किसी भी ऐसे नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद हो उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इन केस उनकी मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर है क्वेश्चन में तो फिर आपने जस्ट क्या करना है कि उन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है, बजाय इसके आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। बच्चे क्या गलती करते हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 600 हो गया, तो ये चीज़ इसको अवॉइड करना है। अगर ये काम होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें में रखनी है आपने। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये वैसे के वैसे लेंगे, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर आपको पता है क्या आता है, 1 की जो भी पावर लें तो 1 ही आता है, तो 1 का स्क्वायर हम लेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। अब आगे नेक्स्ट की 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले हम साइंस को देख लें, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आपको पता है माइनस माइनस की मल्टीप्लीकेशन होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। अब इन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखें हमारे पास एक तरफ 4 आ रहा है और √3 और दूसरी तरफ भी 4 और √3 है, ठीक है। तो जब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी उसमें से जो सिमिलर टर्म्स होंगी वही आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। यानी कि हमारे पास ये जो रियल नंबर है 4 है, ये इस रियल नंबर 4 से मल्टीप्लाई होगा और √3 वाली टर्म ही √3 वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 क्या आ गया आपके पास 16। इसी तरह √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है जब एक जैसी सिमिलर टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो आप उसका क्या ले लेते हो, स्क्वायर ले लेते हो। यानी √3 को जब आप मल्टीप्लाई आपस में दोनों को √3 को √3 के साथ करोगे तो √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, उसकी पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो 4 4 से किया, 4 4 16 और √3 को √3 से करेंगे तो √3 का क्या आ गया स्क्वायर, ठीक है। इस पूरी टर्म के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट और नीचे 2 √3 वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 वैसे ही रहेगा प्लस 16 भी वैसे ही रहेगा। ये आपको पता है कि स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट से क्या होता है, कट जाता है, यानी कि आपकी जो 2 पावर है वो स्क्वायर रूट से कट जाती है, तो वो काट दी। तो जब स्क्वायर रूट से कट गया तो इधर खाली क्या बच गया 3, ठीक है। इस पूरी टर्म के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, नीचे क्या आ गया 2 √3। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, आगे 1 वैसे ही रहेगा प्लस 16 3 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इधर 16 √3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब चूंकि स्क्वायर रूट से कट गया तो खाली 3 बच गया। अब 16 को 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 48। ऊपर क्या है इसके स्क्वायर रूट, नीचे क्या आ गया 2 √3। नेक्स्ट हम इसे स्टेप इधर करेंगे इसका। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 48 को में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49। ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, नीचे क्या आ गया 2 √3। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब 49 के ऊपर स्क्वायर रूट है, आपको पता है स्क्वायर रूट किससे कैंसिल होता है स्क्वायर से। और आपको जाहिर सी बात है जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू दी गई है उसको अगर आप
स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, यानी कि वो आपके उस ऐसे फैक्टर को तलाश करोगे जिसका स्क्वायर लिया जा सकता है, तो तब ही ऊपर से स्क्वायर रूट कटेगा। अब 49 को देखते हुए खुद बहुत समझ आ जाती है 49 बेसिकली किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, यानी कि 7 7 क्या आता है 49। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49, तो एक जैसी टर्म से मल्टीप्लाई होती है तो आप उसका स्क्वायर भी ले सकते हो। तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, यानी 7 7 49 है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 जब करोगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या है अंडर रूट, 49 की जगह क्या आ गया 7 स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट 3। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट से कट गया, हाल ही क्या बच गया 7, नीचे क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट 3। फाइनली हमारे पास ये जो वैल्यू बची है, अब इसको मजीद हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, हमारे पास इसके बेसिकली 2 आंसर्स आएंगे। कैसे, हम इस पूरी की पूरी वैल्यू को एक दफ़ा +7 के साथ सॉल्व करेंगे और इस पूरी की पूरी वैल्यू को एक दफ़ा हम -7 के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस वक्त 7 के साथ प्लस भी लगा है और माइनस भी लगा है। तो इसी तरह +7 के साथ हमारे पास एक डिफरेंट आंसर आएगा और -7 के साथ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक डिफरेंट आंसर आएगा। तो मैं इसकी पार्टीशन कर देता हूं, इस तरफ मैं +7 के साथ सॉल्व करूंगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। और इक्वल के उस तरफ मैं उसको -7 के साथ सॉल्व करूंगा, -1 -7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। एक दफा मैंने +7 लिखा और एक दफा -7, बाकी वैल्यूज एज इट इज वैसी की वैसे रही। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 7 में से 1 माइनस हो जाएगा, 7 -1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6, नीचे क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट 3, 2 3 6, फाइनली हमारे पास क्या बचा 3 ओवर 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने यहां तक आंसर को नहीं रहने देना। बेसिकली 3 ओवर 3 स्क्वायर रूट, अगर आप 9 क्लास का आपने कोर्स पढ़ा है तो उसमें हमारे पास गालबन 4 वाला चैप्टर जिसमें 4.4 एक्सरसाइज है, जिसमें हम क्या करते थे कि रैशनलाइज करते थे डिनोमिनेटर को। वो किस केस में होता है कि जब एक जैसी टर्म्स आ जाए उसमें से एक हमारे पास अंडर रूट वाली टर्म हो, इन केस कि आपकी नेगेटिव वैल्यू ना हो, माइनस में होगी तो आप उसको रैशनलाइज नहीं करोगे, प्लस में होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर देखें तो हमारे पास एक जैसी टर्म है और हमारे पास डिनोमिनेटर यानी ओवर के नीचे जो टर्म दी गई है उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो उसमें ओवर के नीचे वाली टर्म का स्क्वायर रूट आप एलिमिनेट करते हो, यानी कि उसको बेसिकली खत्म करते हो। स्क्वायर रूट कैसे खत्म होता है, किसी भी फ्रैक्शन को खत्म करके सिंगल में लेके आना, उसमें हम रैशनलाइज करते हैं। कैसे रैशनलाइज करते हैं, जो आपके डिनोमिनेटर में टर्म दी गई है यानी कि ओवर के नीचे 3 अंडर रूट है, उसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसी से डिवाइड भी कर देंगे। मैं फिर आपको बता देता हूं कि आपकी जब एक जैसी टर्म्स हो, जैसे 3 है, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, नीचे अंडर रूट हो और उसकी शर्त यह है कि पूरी की पूरी टर्म किस में हो, प्लस में हो, बीच में माइनस साइन इंक्लूड ना हो रही हो, तो फिर आप उसको रैशनलाइज करते हो। रैशनलाइज कैसे क्या करते हो कि आप ओवर के नीचे यानी डिनोमिनेटर में जो भी टर्म अंडर रूट के साथ दी है उसी से मल्टीप्लाई भी कर देते हो और उसी से डिवाइड भी कर देते हो। 9 क्लास में 4.4 में बड़ा ब्रीफली आपने इस चीज को पढ़ा हुआ है कि जब आप डिनोमिनेटर यानी ओवर के नीचे वाली टर्म को रैशनलाइज करते हो, और इसको दूसरे लफ्जों में ये भी कहते हैं कि एलिमिनेट द स्क्वायर रूट साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी ओवर के नीचे वाली टर्म में स्क्वायर रूट साइन जो हमें टर्म दी है वो स्क्वायर रूट साइन आपने खत्म करनी है। ये भी इसका तरीकाकार होता है। अब जब ओवर के नीचे वाली टर्म से आप मल्टीप्लाई भी कर दोगे और डिवाइड भी कर दोगे, और आपको पता है ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली टर्म्स नीचे वाली से, यानी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 अंडर रूट से। अब इनको मल्टीप्लाई करके 3 3 9 नहीं कर देना, ठीक है। आपको पता है कि एक सिंपल रियल नंबर है और एक नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट है, जब दो ऐसे वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है उनको जस्ट हम साथ लिख देते हैं, यानी कि 3 स्क्वायर रूट के साथ लिख दिया जाएगा और नीचे 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा। जब एक जैसी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उसका हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो 3 स्क्वायर रूट का क्या आ गया, होल स्क्वायर। मजीद इसको सॉल्व करेंगे, 3 स्क्वायर रूट ओवर ये स्क्वायर रूट से कट गया, हाली क्या बच गया 3, ये 3 इस 3 से कट गया, तो फाइनली हमारे पास इसका आंसर आ गया 3 स्क्वायर रूट, सिंपल 3 स्क्वायर रूट। यानी ओवर के नीचे जो 3 स्क्वायर रूट था वो एलिमिनेट हो गया,
वो बेसिकली एक सिंगल फ्रैक्शन खत्म हो गई उसकी और सिंगल एक फॉर्म में आ गया। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इस टर्म पे आ जाते हैं, इससे हम दूसरा आंसर निकालेंगे। हमारे पास -1 और -7 है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स, दोनों के साथ माइनस हो तो आप उनको करते प्लस हैं, और लेकिन आंसर के साथ कौन सी साइन लगाते हैं, माइनस ही लगाते हैं। -1 और -7 है तो लिखेंगे माइनस, लेकिन इन दोनों को हम कर क्या देंगे, प्लस। 7 में 1 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 8/2 स्क्वायर रूट 3। ये कटिंग हो जाएगा, 2 4s are 8, ठीक है, 2 4s are 8। ऊपर क्या बचा, -4 और नीचे स्क्वायर रूट 3। अब इसको रैशनलाइज क्यों नहीं करना, मैंने बीच में मेंशन किया था कि उसमें दो शर्तें हैं, एक तो एक जैसी टर्म्स होनी चाहिए, नीचे वाली टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये कि वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक तो पहली शर्त भी पूरी नहीं हो रही कि दोनों डिफरेंट टर्म्स है, एक तरफ 4 आ रहा है, एक तरफ 3 आ रहा है, और दूसरी शर्त भी नहीं पूरी हो रही जिसमें माइनस आ रहा है, हालांकि वो माइनस नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था जिसके हमारे पास टोटल 2 आंसर आए हैं। इसको हम एक इकट्ठा करके सेट की सोल्यूशन सेट के सेट में लिख लेते हैं। एक आंसर हमारे पास आया स्क्वायर रूट 3 और एक आंसर हमारे पास आया -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। फाइनली ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे 1.2 का, ठीक है। तो फिर मैं दोबारा से आपको कह रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये 3 क्वेश्चंस आपने खुद ही करने हैं अपने घरों में, ठीक है। तो उसको करके देखना है। फिर वही बात कि अगर करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आके आपने उसको मेंशन कर देना है कि सर काइंडली आप ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएं। इंशाल्लाह मैं आपकी उसी क्वेश्चन की एक वीडियो दोबारा से बना के अपलोड करवाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट आगे से क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।